मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे, अगर आप कनाडा बैंक में हाउसिंग लोन और होम लोन के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो आपके पास क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कितना लोन के लिए आप एलिजिबल है, आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए सबसे ये सब जानने के लिए, ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। जानने के लिए आपको canadabank.com में जाना है और ये पर्सनल बैंकिंग पोर्टल में जाना है। तो यहाँ पे जाएंगे तो आपको ये सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो हाउसिंग लोन के लिए सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं, क्या पर्पस, किस पर्पस के लिए आप हाउसिंग लोन ले सकते हैं। तो परचेस ए रेडी बिल्ड हाउस और फ्लैट और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस और फ्लैट, इसके लिए अगर आप परचेस करना चाहता है एक रेडी बिल्ड हाउस और कंस्ट्रक्शन, नया बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, तो आप हाउसिंग लोन के लिए एलिजिबल है। और क्या नेक्स्ट जो है, परचेस ऑफ साइट ऑफ कंस्ट्रक्शन, परचेस ऑफ साइट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस देयर ऑन। अगर एक प्लॉट खरीदेंगे और उसके बाद वहाँ पे अगर घर करना चाहते हैं तो आप एलिजिबल है। तो इसके लिए हाउएवर लोन फॉर द परचेस ऑफ ओनली साइट शैल नॉट बी कंसिडर अंडर हाउसिंग लोन। तो हाउसिंग लोन के अंदर खाली आप प्लॉट नहीं खरीद सकते, प्लॉट भी खरीदना है, उसके बाद वहाँ पे घर भी बनाना है। और इन केस ऑफ द कंपोजिट हाउसिंग लोन, ये जो चीज़ बोले आप अभी अभी जो बोले वो है कंपोजिट हाउसिंग लोन। कंपोजिट हाउसिंग लोन में आपको प्लॉट भी खरीदना है और उसके साथ घर भी बनाना है। इसमें यूटिलाइजेशन ऑफ लोन अमाउंट फॉर परचेस और प्लॉट इज रेस्ट्रिक्टेड टू 60%। तो 60% पैसा से आप प्लॉट 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 खरीदने के लिए आपको 60% यूज़ करना है और बाकी 40% आपको घर बनाने के लिए यूज़ करना है। नेक्स्ट क्या है, फॉर अंडरटेकिंग रिपेयर्स, अगर रिपेयर्स करना चाहता है और रिनोवेट करना चाहता है, एक्सपांसन करना चाहता है, उस मैटर में आप खाली 15% 15 लाख लोन के लिए ही एलिजिबल है। और क्या, फॉर एक्वायरिंग सेकेंड हाउस और फ्लैट वेयर द बोरोअर इज ऑलरेडी हैविंग ए हाउस, अगर आप सेकेंड हैंड हाउस भी खरीद सकते हैं, जैसे फॉर एक्वायर सेकेंड हाउस और फ्लैट। नेक्स्ट क्या है, फॉर टेकिंग ओवर द हाउसिंग लोन लाइबिलिटी फ्रॉम, और अगर आप गलती से कहीं दूसरे जगह से एनबीएफसी से दूसरा बैंक से हाउसिंग लोन ले लिए, उसके बाद आपको कनाडा बैंक का लोन का जो प्रोसेस है, प्रोसीड्योर है, अच्छा लगा तो आप टेक ओवर भी कर सकते हैं। तो इसके बाद देख लेते हैं कि कितना अमाउंट के लिए आप एलिजिबल है। तो सबसे पहले आपका जो सैलराइड इंडिविजुअल है उनके लिए ये कॉन्फर्म सर्विस होना चाहिए और मिनिमम सर्विस 2 इयर्स, आपका 2 साल आपका सर्विस हो जाना चाहिए, उसके बाद ही आप हाउसिंग लोन के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट क्या है, इंडिविजुअल एंगेज इन बिजनेस, जो बिजनेस करते हैं और प्रोफेशनल और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, सच एप्लीकेंट शुड हैव बीन इन बिजनेस और प्रोफेशन फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर। जो बिजनेसमैन है उनका बिजनेस मिनिमम तीन साल पुराना होना है, उसके बाद ही आप हाउसिंग लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद एंट्री एज ऑफ द बोरोवर शैल बी लेस देन 60 ईयर्स। तो लोन आप जब लेने जाएंगे उस टाइम आपका एज जो है 60 ईयर्स और उससे कम होना चाहिए, 60 ईयर्स से कम होना चाहिए एट द टाइम ऑफ अवेलिंग द लोन, एंड द ostensible liability in the normal course should get clear before the borrower attain the 75 एज। तो अगर आप 60 साल या 60 साल के नीचे आप लोन लेने जाते हैं तो आपका लोन का जो टेनर है वो 75 ईयर्स में ख़त्म हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, पर्सन above the age of 60 years are eligible subject to certain stipulation। तो नेचुरली नहीं दिया जाता है पर कुछ कंडीशन में आपको दिया भी जा सकता है, उसके लिए वो कंडीशन आपको फिलअप करना होगा। नेक्स्ट क्या है ना, हाउ मच आर यू एंटाइटल्ड टू, कितना आप लोन पा सकते हैं। तो इसके लिए 6 टाइम ऑफ द लास्ट ऑन मंथली ग्रॉस सैलरी,
लास्ट मंथ में आपको जितना ग्रॉस सैलरी मिला है 6 टाइम इन केस ऑफ द सैलराइड क्लासेस सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंटरी एविडेंस रिगार्डिंग द ग्रॉस एनुअल इनकम। तो आपका जो एनुअल इनकम उसका 6 टाइम्स है। मतलब मानिए लास्ट मंथ में आपका ग्रॉस मंथली इनकम था 50,000। ये 50,000 आपका मंथली था, तो एनुअली कितना होगा 6 लाख। तो आप कितना लोन के लिए एलिजिबल है, ये एनुअल। ये मंथली आपको 50,000 मिला था और एनुअली आपका 6 लाख हो रहा है, तो आप 6 लाख गुना 6 36 लाख लोन के लिए आप एलिजिबल है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। और अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप बिजनेस करता है और करेंट फाइनेंशियल ईयर इन केस ऑफ द इंडिविजुअल एंगेज इन बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 6 टाइम ऑफ द एवरेज ग्रॉस एनुअल इनकम। ये तो सैलराइड पीपल के लिए, और जो नॉन सैलराइड है, जो बिजनेसमैन है, उनके लिए मानिए 3 साल में आप ऐसा आईटीआर फाइल किए। एक साल में आप 4 लाख, नेक्स्ट साल आप 5 लाख, उसके बाद नेक्स्ट साल आप 6 लाख का आईटीआर फाइल किए हैं। तो आपका एवरेज कितना बनता है 5 लाख आपका एवरेज है। तो आप 5 लाख अगर एवरेज है तो इन 5 लाख का 6 टाइम मतलब 30 लाख लोन के लिए आप एलिजिबल है। तो अगर आप बिजनेसमैन है तो कितना आईटीआर फाइल करते हैं उसके ऊपर आपका हिसाब होगा। तो एक साल में आप 6 लाख आईटीआर फाइल किए, दूसरा साल में, नेक्स्ट साल में 5 लाख, उसका नेक्स्ट साल में 6 लाख, तो एवरेज आपका बनता है 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 6 मीन्स 30 लाख लोन के लिए आप एलिजिबल है। ये है कॉरपोरेट बिजनेसमैन के लिए, ये है सैलराइड पर्सन के लिए। और सिलेक्टिव लोन अप टू 8 इयर्स ग्रॉस सैलरी इनकम ऑल्सो परमिटेड। कुछ केस में ये ब्रांच जाके आपको पता करना है, कुछ केस में 8 इयर्स ऑफ द ग्रॉस सैलरी भी आपको लोन मिल सकता है। एंड 15 लाख फॉर द रिपेयर एंड रिनोवेशन। ये जो भी आपका सैलरी हो, अगर रिनोवेशन कर रहा है और रिपेयर करना है तो आपको मैक्सिमम 15 लाख ही मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। नाउ व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन, मतलब पूरा 100% लोन बैंक नहीं देगा, आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है। कितना कंट्रीब्यूट करना है कि अप टू 30 लाख तक आपको 10% कंट्रीब्यूट करना है, और अबव 30 लाख एंड अप टू 75 लाख आपको 20% कंट्रीब्यूट करना है। और इन केस ऑफ द ओल्ड हाउस और द फ्लैट और 10 ईयर्स ओल्ड हाउस के लिए आपको 25% कंट्रीब्यूट करना है, एंड अबव 75 लाख आपको 25% कंट्रीब्यूट करना है। दिस मार्जिन इज स्टिपुलेटेड ऑन द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर ये परसेंटेज कैलकुलेट होता है। इन केस ऑफ द हाउसिंग लोन वेयर प्रोजेक्ट कॉस्ट इज अप टू 10 लाख, stamp duty, registration charge and other documentation charge can be included in the project cost for the purpose of stipulating margin as well as for LTV ratio। LTV रेशियो क्या होता है, LTV रेशियो लोन टू वैल्यू रेशियो, मतलब कितना आपका LTV के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट। फ्रेंड्स, किसी भी बैंक का जो लोन है उसका इंटरेस्ट कभी फिक्स्ड नहीं होता। कैसे फिक्स्ड नहीं होता, ये डिपेंड्स ऑन आपके सिविल स्कोर। सिविल स्कोर क्या है इसके बारे में हम लोग कभी बाद में एक चर्चा करेंगे। तो सिविल स्कोर नॉर्मली आपको एक क्रेडिट स्कोर दिया जाता है। क्रेडिट स्कोर में आपका रैंकिंग होता है, ये चार तरह के डिवाइड होता है। तो सबसे ज़्यादा माइल्ड, मॉडरेट, ऐसा करके आपको डिवाइड किया जाता है। तो आपका जितना स्कोर अच्छा होगा उतना आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा। जैसे देखिए ये क्रेडिट स्कोर, जैसे हाउसिंग लोन के लिए नॉर्मली 6.9 जो है आपका बेस रेट है, 6.9। इसके बाद क्रेडिट रेटिंग फर्स्ट है, माइल्ड है, तो आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे बढ़ेगा आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा।
सबसे आपका रेटिंग अच्छा है तो कम इंटरेस्ट मिलेगा, थोड़ा खराब तो ज़्यादा, उससे ज़्यादा, और खराब तो और उससे ज़्यादा, और एकदम खराब तो और उससे ज़्यादा। मतलब जितना रिस्क ज़्यादा है, जितना आपका रेटिंग खराब है, उतना इंटरेस्ट रेट आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, सिक्योरिटी। तो इस लोन के लिए आपको क्या सिक्योरिटी देना है? सिक्योरिटी रहेगा आपका मॉर्गेज ऑफ हाउस एंड फ्लैट। आपका जो हाउस बना रहा है और जो परचेस कर रहा है वही आपका सिक्योरिटी रहेगा। रिपेमेंट कितना दिनों में आपको रिपेमेंट करना है? रिपेमेंट के लिए आइदर आपका आपका लोन का जो टेनर है वो 30 ईयर्स और आपका एज 75 ईयर्स, जो अर्लियर होगा उतना देर तक आप लोन लोन का टेनर होगा, उतना देर तक आपका लोन का टेनर होगा। इन केस ऑफ द परचेस ऑफ द रेडी बिल्ड हाउस और द फ्लैट, द रिपेमेंट शेल कमेंस विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट डिसबर्समेंट। तो अगर आप रेडी बिल्ड हाउस और फ्लैट खरीद रहा है तो जैसे ही फर्स्ट डिसबर्समेंट होगा उससे 2 महीना बाद से आपका इंस्टॉलमेंट चालू हो जाएगा, मतलब आपको उतना ही मोराटोरियम मिलेगा। और इन केस ऑफ द परचेस ऑफ द साइट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस देयर ऑफ और ओनली द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस इन द एग्जिस्टिंग साइट, द रिपेमेंट सेल कमेंट्स विद इन द 2 मंथ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द हाउस और द 24 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट डिसबर्समेंट। तो इन केस में अगर आप घर बना रहे तो आपको 24 महीने का ही मोराटोरियम मिलेगा और आपका जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट आएगा उससे 2 महीना बाद। इन केस ऑफ द परचेस ऑफ द फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन, अगर फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये फ्लैट आप खरीद रहे हैं तो आपका स्टार्ट कॉम्प्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन का 2 महीना बाद से आपका इंस्टॉलमेंट चालू हो जाएगा और फर्स्ट डिसबर्समेंट से 36 मंथ बाद। मानिए आपका घर 5 साल से बन रहा है तो 5 साल तक बैंक वेट नहीं करेगा, 36 मंथ के बाद आपका इंस्टॉलमेंट चालू हो जाएगा। और ये सब केस में प्रोसेसिंग चार्ज क्या है? नॉमिनल हाउसिंग लोन के लिए नॉमिनल प्रोसेसिंग चार्ज 0.50%, मिनिमम 1,500, मैक्सिमम 10,000 ईच चार्ज। रिपेमेंट कितना दिनों में आपका रिपेमेंट होगा? रिपेमेंट होगा एज योर चॉइस, आपका चॉइस के अनुसार। इन केस ऑफ द टेक ओवर और द ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द अदर बैंक और हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट, नो रिपेमेंट पेनल्टीज इन रेस्पेक्ट ऑफ द हाउसिंग लोन कैरिंग फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपका हाउसिंग लोन में फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आप अगर जल्दी उसको क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई पेनल्टी भरना नहीं है। और इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये डॉक्यूमेंटेशन। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बैंक में जमा करना है? स्टिपुलेटेड लोन एप्लीकेशन विद 2 पासपोर्ट साइज, आपका 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए और लोन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भरा हुआ चाहिए। और क्या, सेल डीड, आपका जो डीड है, आप जो ज़मीन खरीदे हैं और ज़मीन आपको इनहेरिटेंटली मिला है उसका जो सेल डीड है आपको ये चाहिए। एग्रीमेंट ऑफ द सेल ये भी चाहिए। कॉपी ऑफ अप्रूव्ड प्लान फॉर द पर्पस ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड एक्सटेंशन और एडिशन, जो अप्रूव प्लान है वो प्लान बैंक में जमा करना है। डिटेल कॉस्ट एस्टिमेशन और द वैल्यूएशन रिपोर्ट, आपको एस्टिमेटेड सर्टिफिकेट बनाना है इंजीनियर से और आर्किटेक्चर से, ये बैंक में जमा करना है। अलॉटमेंट लेटर ऑफ द ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन, हाउसिंग बोर्ड, एनओसी फ्रॉम द सोसाइटी, एसोसिएशन, बिल्डर्स एंड हाउसिंग बोर्ड, ये सब चाहिए। लीगल स्क्रूटिनी रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लीगल स्क्रूटिनी रिपोर्ट LSR, ये आपको चाहिए। और EC फॉर नील इनकम्बेंस रिपोर्ट, EC फॉर पास्ट 13 ईयर्स ये चाहिए। प्रॉपर्टी टैक्स पेड रिसीव चाहिए। खाता एंड द परमिशन फॉर द मॉर्गेज के जो परमिशन होगा ये चाहिए। व्हेरेवर नेसेसरी सैलरी सर्टिफिकेट एंड फॉर्म 16 इन केस ऑफ द सैलरीड पर्सन। फॉर्म 16 के मैं बोल के रखता हूँ, इसका 2 पार्ट है, A B। अगर लोन के लिए आप एलिजिबल है तो आपको ये A B पार्ट दोनों ही जमा करना है। IT रिटर्न फील्ड फॉर द पास्ट 3 असेसमेंट ईयर, अगर आप बिजनेसमैन है तो आपको लास्ट 3 ईयर्स का IT रिटर्न फाइल जमा करना है। इन केस ऑफ द नॉन सैलराइड पर्सन, जो बिजनेसमैन होता है उनके लिए ए ब्रीफ नोट ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस, आपका कैसा बिजनेस है उसका नोट चाहिए। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कौन सा साल में एस्टेब्लिश हुआ है। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। इन केस ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द पास्ट 3 ईयर्स।
इन केस ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन के लिए ये सब जमा करना है। फॉर मोर डिटेल्स विजिट आवर नियरेस्ट ब्रांच और कॉल 180042500018। ये जो डॉक्यूमेंट्स इंडिविजुअल के ऊपर लगभग सेम ही रहता है, पर कुछ चेंज हो सकता है, वो ब्रांच में जाके बात करना होगा। नेक्स्ट क्या है, ईएमआई कैलकुलेटर। ईएमआई कैलकुलेटर एक बहुत ही अच्छा सिंपल कैलकुलेशन सिस्टम है। आप यहाँ से भी आपका लोन कितना है और कितना इंस्टॉलमेंट पड़ रहा है, कितना परसेंटेज है, ये सब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस बटन को ड्रैग करके, इस बटन को आप ड्रैग करके इधर ले सकते हैं, इस बटन को ड्रैग करके इधर ले सकते हैं। तो वहाँ पे आप देख पाएंगे ये जरा ये सब जो है डेटा चेंज होता जाएगा। तो ऐसे आप आपका इंस्टॉलमेंट जो है वो भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने कोशिश किया कि हाउसिंग लोन के बारे में कुछ बोलने का, और मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत हाउसिंग लोन के बारे में नॉलेज भी आ गया। और आगे और डिटेल्स जानने के लिए आप कनाडा बैंक का कोई भी नियरेस्ट ब्रांच में जा सकते हैं। और अगर ऑनलाइन पे आपको अप्लाई करना है इंस्टेंट अप्रूवल, तो आपको ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये वाला ऑप्शन में जाना है, अप्लाई ऑनलाइन गेट इंस्टेंट अप्रूवल। ये वाला ऑप्शन में आप जाके क्लिक करेंगे तो आपको ऑनलाइन पे हाउसिंग लोन अप्लाई करने का पेज मिल जाएगा। खाली हाउसिंग लोन भी नहीं, कनाडा व्हीकल लोन, कनाडा एजुकेशन लोन, कनाडा पर्सनल लोन, ये सब भी लिंक मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस पेज में जाइए, और यहाँ पे जो मैं अभी जो जिस पेज में इतना कुछ डिस्कस किया ना, ये नो मोर वाला पेज में क्लिक करेंगे तो आपको वो वाला इंफॉर्मेटिव पेज मिल जाएगा। यहाँ पे जाके आप अपने से पढ़ सकते हैं। और अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई नाउ बटन में यहाँ पे क्लिक कीजिए, और उसके बाद आपका एक पेज आएगा। यहाँ पे आप अपने डिटेल्स भरते जाइए और हाउसिंग लोन के लिए अप्लाई कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।